नमस्कार साथियों। चुनावी जीत का मतलब क्या होता है? संसद से सड़क तक आपके हाथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए वह तमाम मुद्दे खारिज हो जाते हैं जो उससे पहले उठ रहे थे, या चुनाव के समय विपक्ष उन मुद्दों को उठा करके सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। वह कोई मायने अब रखता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने, जनता ने मुहर जब लगा दी कि आप सही हैं, आप ही को हम जिताएंगे, सरकार आप ही चलाइए, तो फिर उसके बाद एनओसी सरकार के हाथ में है। तो फिर जरा भूल जाइए जब संसद के भीतर जब अडानी कांड के नारे लग रहे थे। आप भूल जाइए उस समय की बात जब संसद के भीतर ईडी को लेकर के शोर मचता था कि कैसे ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही दबिश डालती है। आप वो भी भूल जाइए उस समय को जब सीबीआई और ईडी के रेड के साथ साथ आईटी तमाम दस्तावेजों को मांगती थी, बुलाती थी और परेशान करती थी। आप उसको भी भूल जाइए, उन तमाम परिस्थितियों को जब जिक्र इस देश के भीतर बेरोजगारी का जिक्र था। भूल जाइए उस दौर को भी, महंगाई का मतलब क्या होता है। भूल जाइए उस समय को भी जब कौड़ियों के मॉल जो है पीएसयू इस देश के कॉरपोरेट को और कॉरपोरेट मित्रों को सौंपे जा रहे थे। और उस समय को भी भूल जाइए, उन परिस्थिति को जब इस बात का जिक्र था जो दरअसल बैंकों का निजीकरण जो है, प्राइवेटाइजेशन जो है, इस देश के भीतर जिन लोगों का पैसा बैंकों में जमा है उसको लेकर के कितना बड़ा रिस्क सरकार बार बार लेती है। और इसी समय में एक नहीं बल्कि 3 बड़े बैंक अगर कंगाल हुए तो परिस्थितियां क्या वाकई नाजुक हो गई है। कोई मायने नहीं रखता इस दौर में, क्योंकि आज इन फहरिस्तों को पढ़ करके आगे बढ़िएगा तो सरकार के हाथ में जो एनओसी चुनावी जीत के बाद का है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 24 की बिसात बिछा रहे तो फिर उसकी तैयारी में किस किस के सामने कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली है, या भारत देश के सामने कौन से बड़े मुद्दे अब खड़े होने वाले हैं, उस दिशा में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात संसद के भीतर के जो आज का जो शोर है उसको जरा आप समझिए, क्योंकि 2024 की जो लोकसभा की तैयारी है किस किस के ऊपर भारी हो पड़ेगी। उसके साथ ही 2024 की जीत जब 5 राज्यों की जीत के बाद मान ली गई, तो क्या परिणामों के बाद 3 राज्यों में हुई जीत की जो मुहर लग गई कि अब 2024 का रास्ता तो आसान है, तो इस पूरे फहरिस्त को जरा आज पढ़ा जाए। उससे पहले संसद के भीतर लगते हुए इस पूरे नारे को सुनिए, शोर को सुनिए, और उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। ठीक आपने सुना, तीसरी बार मोदी सरकार। और तीसरे बार का मतलब साफ है कि इस देश में सिर्फ अभी तक एक ही तो प्रधानमंत्री हुए हैं जो 3 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री चुन करके आए। नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के थे। और कुछ इसी अंदाज में सरकार और भाजपा ये मान करके अब चल रही है कि अब कोई सत्ता से हटा नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों के भीतर एक तरफा जीत मिली है और एंटी इनकम्बेंसी कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं जाती, वह कांग्रेस के खिलाफ जाती है। वह सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में रहे, तभी एंटी इनकम्बेंसी उसी के खिलाफ होती है। तो जनता ने एक ऐसा एनओसी हाथ में थमा दी है कि जिसके बाद तमाम परिस्थितियों के भीतर इस भारत देश के कॉरपोरेट फलेगा फूलेगा। बाजार के भीतर अब पैसों की आंधी ही आ जाएगी, और भारत देश की आर्थिक नीतियां जो है कॉरपोरेट प्रस्त होकर के भारत देश के शेयर बाजार से लेकर के भारत देश के छोटे मोटे किराना दुकान तक को लाभ पहुंचाने की स्थिति में ला करके खड़ा कर देगी। लेकिन कुछ बड़े मुद्दे का जो फैसले हैं वो इस दौर में लिए जाएंगे। यह फैसला बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के हो सकते हैं, यह फैसले भारत देश के तमाम क्षेत्र और मंत्रालयों को लेकर के बहुत बड़ी तादाद में मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के
भी हो सकते हैं। ये फैसले भारत देश के भीतर में सब कुछ निजी हाथों में सौंप करके सरकार सिर्फ हाथ में हंटर लेकर के आगे चले, जिसके जरिए राजनीतिक फंडिंग रुके नहीं और उस फंडिंग के जरिए सरकार का रास्ता जो है 2024 में कहीं और ज्यादा खुला और साफ आपको नजर आए। क्योंकि जीत के बाद जो है पहला बड़ा असर जो है वो कहां पड़ा है? पहला बड़ा असर भारत देश के शेयर बाजार के ऊपर पड़ा है और शेयर बाजार आज कुलाचे मारते हुए जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, उसने इस बात को साफ किया कि 2024 तक जो रास्ता सरकार बनाना चाहती है बहुत बड़े फैसलों के साथ, उन फैसलों का असर यह हो सकता है कि 80 से 85 हजार तक का सेंसेक्स 2024 में चला जाए। आज की तारीख में ये 68,865 के सेंसेक्स के ऊपर बंद हुआ है शेयर बाजार, यानी करीब करीब 1,384 अंक की बढ़ोतरी आ गई। निफ्टी के अंदर भी कमोबेश यह रफ्तार बहुत आगे और तेजी से आगे बढ़ी है, वह भी 20,686 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ अंकों का ही नहीं, सवाल कॉर्पोरेट का है। अब ध्यान दीजिए कि बहुत बड़ा असर भारत देश के कॉर्पोरेट जगत के बढ़ते हुए नेटवर्थ और उनके शेयर बाजार के ऊपर है। अडानीज की तमाम 10 कंपनियां जो लिस्टेड है, 6% से ज्यादा उनमें उछाल आए हैं। अडानीज की कंपनियों में पहला बड़ा उछाल सुप्रीम कोर्ट की, जरा आप याद कीजिए, बीते शुक्रवार के दिन तब आया था जब उसने फैसला सुरक्षित रखा और खुले तौर पे ये कहा कि आप सेबी की जांच नहीं, हिडेनबर्ग के मामले का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन फैसला हम सुरक्षित रखेंगे। और उसके बाद जब शेयर बाजार सोमवार को खुला, पिछले सोमवार की हम बात कर रहे हैं, और सोमवार को ही नहीं कहिए मंगलवार को खुला, यानी सोमवार को तो गुरु पूर्णिमा थी, उसके बाद जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ अडानीज के शेयर में हुआ। अगले दिन करीब करीब 40,000 करोड़ के शेयर का लाभ अडानीज को हो गया। और ये पूरे लिस्ट इस चुनाव परिणाम के बाद जो करीब है सरकार के कॉर्पोरेट, उसमें करीब करीब एक नाम टाटाज को भी लेना चाहिए, क्योंकि टाटाज के 5वीं कंपनी है ट्रेंट, जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर गई। यानी टाटाज के भी करीब करीब 5 कंपनियां, उसमें टीसीएस पहले नंबर पे होती है, टाइटन दूसरे नंबर पे होती है, टाटा मोटर तीसरे नंबर पे, टाटा स्टील चौथे नंबर पे और 5वीं कंपनी ट्रेंड है। अब यहां पर सवाल शेयर बाजार का, कॉर्पोरेट का, इकोनॉमी का जी नहीं, सवाल तो उसके आगे का उस अर्थव्यवस्था के भीतर जिसने इस देश के तमाम मंत्रालयों के भीतर जो भी बजट है वह बचा हुआ है, उसको इस देश में झोंकना है सरकार के प्रचार के कामकाज को लेकर के, जो जरूरी है। लेकिन इसी समय में अब कोई जरूरी नहीं है जब हाथ में एनओसी हो तो कैबिनेट की बैठक हो, पार्लियामेंट के भीतर बिल लाया जाए, क्या जरूरत है इस बात की? क्यों नहीं फैसले इकोनॉमी रिफॉर्म को लेकर के इस तरीके से लिए जाए जिसमें यह बताना बहुत काफी है कि अब इस देश विकसित हो चला है। और विकसित भारत का सपना कौन नहीं देखना चाहेगा? हर कोई देखना चाहेगा, लेकिन दुनिया के तमाम विकसित देशों के भीतर ऐसी गरीबी नहीं है जो कि मुफ्त में अनाज बांटना पड़े, ऐसी भी गरीबी नहीं है जो कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें योजना दर योजना आगे बढ़ती चली जाए। और ऐसा भी विकसित देश आपको कभी नहीं मिलेगा जहां पर अनइक्वालिटी या फिर असमानता का पैमाना इतना ज्यादा बड़ा हो कि भारत देश की जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी के तर्ज पर विकसित राष्ट्र हो और भारत देश के भीतर लोगों की आय जो है, जो इनकम है, जो उनकी अपनी कमाई है, वो प्रति व्यक्ति आय नहीं है, जो उनकी अपनी कमाई होती है उस दायरे में एक गरीब देश के तौर पर भारत की पहचान हो। तो फिर उसे तो बदलना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की तैयारी पूरी है। दिसंबर के महीने में ही भारत देश के सामने विकसित भारत होने का सपना जो है 2047 का प्रधानमंत्री रखने को तैयार है। नीति आयोग ने दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों से संपर्क कर लिया और उस दौर में इस पेपर भी इसके तैयार कर ली। कई निजी कंपनियों ने भारत के भीतर जो काम करते उन्होंने भी बाखूबी सहयोग किया है। और उसके बाद जो विजन पेपर तैयार किया गया, उस विजन पेपर, उसके सामने अडानी कांड बहुत छोटी चीजें हैं और भारत देश के भीतर आर्थिक हेराफेरी को पकड़ने के लिए, समझने के लिए जो ईडी का काम होता है वह भी बहुत छोटी चीजें है। क्योंकि दुनिया भर के भीतर फैली हुई सेल कंपनियां हों या दुनिया भर के भीतर जो इकोनॉमी का रास्ता हो उसके भीतर
भारत का इकोनॉमी कैसे छलांग लगाकर आगे बढ़ सकती है, अब तो यह तय करना है। तो उसकी घुट्टी की शुरुआत इसी महीने दिसंबर महीने से होनी है, जब विजन पेपर सामने आएंगे। और इसके दायरे में भारत देश के बैंकों का निजीकरण या फिर विदेशी बैंकों के हाथे भारत के सार्वजनिक बैंकों की खरीद की परिस्थितियां भी आपके नजरों के सामने आ जाएगी। और उसकी किताब ठीक करने के लिए अभी 6 महीने का समय है, यानी 2024 के चुनाव तक बैंकों की बुक ठीक कर दी जाएगी। जो एनपीए के तौर पर 25 लाख करोड़ से ज्यादा का रकम इस दौर में रिटर्न ऑफ कर दिया गया, यानी माफी की गई। अब उस किताब के भीतर भी अब कुछ नया लिखा जाएगा, कुछ पुराना मिटा दिया जाएगा। यह एक नई परिस्थिति सामने है, जिसके भीतर सबको मालूम है कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद पहला इकोनॉमी एजेंडा इस देश के बैंकों को लेकर के ही सरकार का है। और यह सोच कोई आज का नहीं है। जिस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे, उस समय पहली बार सपना देखा गया था कि 2017 तक यह काम कर लिया जाएगा, लेकिन डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और जीएसटी ने कुछ रुकावटें डाली, परिस्थितियां नाजुक होते चली गई और आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां घालमेल करती चली गई। मुद्दे राजनीतिक तौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर के निकलते चले गए। अब ध्यान देकर के देखिए तो इस बार भी तो अडानी की गूंज जो है राहुल गांधी के जरिए थी। लेकिन अगला सवाल उठता है कि अब अडानी को रोकेगा कौन? और जब पीएम मोदी सत्ता इस रूप में आ चुका है, जब हाथ में एनओसी है, तो फिर रोकेगा कौन? जो रोकने का जिक्र भूपेश बघेल किया करते थे कि हम माइंस के क्षेत्र में उन्हें आने नहीं देंगे, अगर अडानी और छत्तीसगढ़ के भीतर अगर कोई खड़ा है तो भूपेश बघेल है। तो जनता ने तो उस पर मुहर लगा दी कि भूपेश बघेल, हम आपको हरा रहे हैं, आप चले जाइए, और हम भाजपा को ला रहे हैं तो अडानी को ला रहे हैं, उनको आने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद छत्तीसगढ़ की तमाम खदानें अगर अडानी के पास हो जाएगी तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ये ठीक वैसा ही है जैसे मध्य प्रदेश के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार यानी मामा की सरकार का जो आपसे समझौता वो एफसीआई के साथ ही नहीं है, वहां पर उसका समझौता अडानीज के उस हब के साथ है जहां पर अनाज रखा जाता है, उन गोदामों के साथ सालाना समझौता किया जाता है बहुत पहले से। और यह परिस्थिति भारत देश के भीतर आनी है। गहलोत ने तो 1-2 समझौते किए जो करीब करीब 63,000 करोड़ के थे, जिसमें सौर ऊर्जा का जिक्र था, जिसमें पवन चक्की का जिक्र था, और जो जमीन दे दी गई है ना, उसके जरिए इस बात का भी जिक्र था कि राजस्थान में भी अडानी तो घुस चुके हैं। लेकिन सवाल है उस घुसने को लेकर के इतना ही बड़ा सवाल था क्या? और उस समय में क्या कांग्रेस जवाब दिया करती थी? क्या असल में प्रतिस्पर्धा के बाद भी इस प्रोजेक्ट को दिया गया उन्हें, जबकि नौकरियां खूब आएंगी? खेल उल्टा है, उस समय भी नौकरियां ज्यादा आएंगी जिस क्षेत्र में और जिस प्रोजेक्ट को लेकर के उनको दिया गया। लेकिन अगला सवाल जो है, अब तो अडानी सड़क पे घुस गए हैं, रेल में चले गए हैं, एयरपोर्ट और पोर्ट के आगे की बात बढ़ चुकी है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक के आगे बात आ गई है। तो देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगले 10 साल में जब अडानीज ग्रुप कह रहा है कि 7 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हम करने वाले हैं, तो कौन से राज्य होंगे? साफ है कि वही राज्य होंगे जहां पर भाजपा की सरकार होगी। और भाजपा की सरकार अब कहां नहीं है ये कहने के लिए आपको दक्षिण भारत पहुंचना होगा। लेकिन दक्षिण भारत जाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे के पूरे मध्य भारत की पूरी जो खेल है, पट्टी है, वहां पर अगर भाजपा की सरकार आ गई है तो फिर योजनाओं को कौन रोकेगा? वो एक पुरानी और छोटी परिस्थितियां थी जिस समय में अडानीज को लेकर के यह बहस करते थे, या फिर अडानीज का जिक्र राहुल गांधी किया करते थे। अब रोकेगा कौन? ये सवाल है जो सबसे बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो ईडी का सवाल जो है कि ईडी के जरिए भारत देश में जो आर्थिक तौर पर बाहर से जो पैसा आता है वो इस देश के इकोनॉमी के ऊपर चोट ना पहुंचाए, इसको रोकने के लिए तो पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन अब वह भी मायने इस दौर में रखता नहीं है, क्योंकि जिस सेल कंपनियों का जिक्र हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट आते आते वह सारी रिपोर्ट धराशाही अगर यह कह करके हो गए कि इसका कोई मतलब जांच करने की स्थिति नहीं, सेबी तो खुद ही ऐसी संस्था है जो जांच कर लेगी, तो फिर इसके भीतर ईडी की पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट कोई मायने रखती ही नहीं। यानी ये कहे कि बहुत यहां पर साफ है कि देश के कॉर्पोरेट का जो पूरा नेटवर्थ बढ़ाने का जो पूरा प्रोसेस है, जो अंततः भारत की उस आर्थिक में ही जुड़ेगा, जो जिसको $5 ट्रिलियन होना है, उस $5 ट्रिलियन की दिशा में
बढ़ते वक्त वो तमाम नेटवर्थ जुड़ते चले जाएंगे, तो क्यों नहीं उसमें रफ्तार लाई जाए। और जब सरकार की सहमति है तो इसके ऊपर रोक लगाएगा कौन और कार्रवाई करेगा कौन। नौकरशाही में तो इतनी हिम्मत है नहीं। ये दूसरा प्रयोग होगा राजनीतिक तौर पर। अगला प्रयोग जो होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा में जो तैयारी जो सब पे भारी पड़ने वाली है, उसमें जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस अभी तक लड़ता भिड़ता आपस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया बना ही इस रूप में कि कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी की छवि चमक रही है और उस परिस्थिति में वो तमाम सहयोगी साथ में होंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट एक ही झटके में कांग्रेस के साथ है। ये सारे सवाल जवाब तो हो ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरीके से हार ने इंडिया के भीतर सवाल खड़ा कर दिया और छोटे छोटे सहयोगी जिस अंदाज में निशाने पे भाजपा को नहीं ले रहे बल्कि कांग्रेस को ले रहे हैं, तो ये कहने के लिए बताने के लिए काफी है कि उस इंडिया अलायंस के भीतर अब यह सवाल नहीं है कि कौन कांग्रेस का विरोध करके भाजपा के करीब आता हुआ दिखता है या कौन भाजपा से डरा हुआ है। किसकी चौखट के ऊपर कब कौन से जांच एजेंसियां पहुंच जाए और उसकी राजनीतिक जमीन को ही खत्म कर दे, कि उन्हें उससे पहले अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन को बसाने की जद्दोजहद करनी शुरुआत कर दी जानी चाहिए। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। जी नहीं, इसके ऊपर भी आप ध्यान नहीं दे, ध्यान इसके ऊपर दीजिए आप कि राजनीतिक का जो पाठ है इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ा रहे हैं जो, और आज भी उन्होंने जो पढ़ाया बाहर निकल करके कहा और कहा कि नकारात्मक और नेगेटिविटी को आप छोड़ दीजिए। क्या कहा इसको भी आप जरा सुन लीजिए, तो एक पल के लिए इसको सुनिए ही पहले। सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यानी आप ध्यान दीजिए कि कल तक कांग्रेस, राहुल गांधी या फिर विपक्ष नफरत के नाम पर सत्ता को कटघरे में खड़ा करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते थे, और अब चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विपक्ष को सीख दे रहे हैं कि नफरत अब छोड़िए, नकारात्मकता को छोड़िए, निगेटिविटी को अब छोड़िए। दरअसल इस देश के भीतर भर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत अंतर्राष्ट्रीय तौर पे उन्हें मान्यता देती है और उनके साथ खड़े कॉर्पोरेट्स को भी मान्यता मिल जाती है। इसीलिए इस दिन और चुनाव के बाद जब अडानीज ग्रुप ये कहता है कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 6 कंपनियों के लिए बॉन्ड के जरिए अब पैसा रेस करने वाले हैं और उसमें 80% पैसा विदेश से आया हुआ होगा, जिन विदेशी बैंकों ने, विकसित देशों ने इस समय में अडानीज को हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद निवेश करना बंद कर दिया था, अब दोबारा पैसे की उगाही वहां से हो सकती है। इसको उगाही नहीं कह सकते, उसको बॉन्ड के जरिए उनके जरिए रेस किया जा सकता है पैसा। तो यह जो एक नई फिलॉसफी इकोनॉमी एस्पेक्ट के भीतर भी निकल करके आती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत और निगेटिविटी का आरोप विपक्ष पे सीधे तौर पे लगाते हैं। और ग्रीन एनर्जी, एक और सवाल है, ग्रीन एनर्जी, अडानीज का जो है एयरपोर्ट, अडानीज रोड, इन सबों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बॉन्ड के जरिए जो कंपनियां बॉन्ड की जाती है उसके जरिए पैसा रेज करने का जिक्र किया जाता है। अब यहाँ पर जो सवाल निकल करके आता है कि 2024 की लोकसभा की दिशा की तैयारी क्या उतनी भारी पड़ेगी, वो सिर्फ इंडिया पे पड़ेगी, यह सवाल उसके आगे भाजपा के भीतर का भी है। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हाशिए पर ढकेलने से वर्तमान मोदी शाह की जो जोड़ी थी कभी हिचकी नहीं। हम उम्मीदवारों को, नए उम्मीदवारों को खड़ा करके पुराने उम्मीदवारों को बाहर के रास्ता दिखाने से हिचकी नहीं, इसका लाभ भी मिला। एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के भीतर जो पहली लिस्ट 39 लोगों की लिस्ट आई थी, उसमें से 39 से 39 सीट भाजपा हारी थी। उसमें जरा आप याद कीजिए, सबसे पहले 17 अगस्त को लिस्ट निकाली गई थी। अब जब रिजल्ट सामने आए तो उसमें से 39 में से 26 भाजपा के बिल्कुल नए उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। ये संदेश संसद के भीतर का है। इस संसद के भीतर, इस दौर में संसद के भीतर और सरकार के भीतर मंत्रियों का ये मैसेज है। ये संदेश इसलिए भी है क्योंकि इस समय में जो ब्यूरोक्रेसी के भीतर अच्छा काम कर रहे हैं, जो सरकार की अनुकूल हैं, उनके लिए रास्ता विदेश मंत्री या फिर अर्बन मिनिस्ट्री जगदीपुर या फिर जयशंकर है, उस तरीके से मंत्रालय संभालने के लिए नौकरशाही चाहिए। पुराने नेता भूल जाए कि वह सरकार चलाने में उनका कोई योगदान होगा। अगर
हर चुनाव के भीतर नए सिरे से नहीं रखा तो लोग पुराने स्थितियों को याद करते हैं। इसलिए जो पुराने मुद्दे थे उसको भी नए तरीके से सामने रख देना है और बड़े निर्णय और बड़े बदलाव करने हैं। समय सिर्फ 3, 4, 5 महीनों का ही बचा है। इसी समय में आपको नजर आएगा देश की बदलती हुई इकोनॉमी परिस्थिति के भीतर बड़े बड़े निर्णय, और इसी समय में आपको नजर आएगा कि जिस रूप में अयोध्या के भीतर प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर, प्राण भगवान राम के मंदिर में, तो उसके बाद की जो परिस्थिति होगी, हिंदुत्व के नए ट्विस्ट को भी आप समझिएगा। और इसके साथ ही जो संसद के भीतर बैठे हुए सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वह भी समझ लें कि बहुत नए तरीके से कमोबेश हर उस क्षेत्र के भीतर और हर उस राज्य के भीतर या हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नए चेहरे निकल करके आने वाले, और 50% से ज्यादा चेहरे नए दिखेंगे। तो क्या इतने बड़े बदलाव के लिए पार्टी तैयार है? पार्टी तैयार हो या ना हो, हाँ, लेकिन हाईकमान तैयार है। और हाईकमान का तैयारी का मतलब बहुत साफ है कि इस समय में राजनीति इस लिहाज से साधनी है कि जीत मिलती ही रहे, और हर जीत हर बार बहुत नई लगे। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब लगे सत्ता पुरानी हो गई, और हम सत्ता को पुरानी होने देंगे ही नहीं। और नीतियां भी अब बहुत नए सिरे से, नए नियम, नए कायदे और नए प्लान के साथ उभर करके सामने आएगी। बस इंतजार आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।